दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने छत्तीसगढ़ एलआरसी का एक रैपिड फायर लेके आए हैं और उस रैपिड फायर में आपको लगभग 50 सेक्शन में इसमें कवर करा दूंगा। 50 सेक्शन के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि लगभग आपको पूरा सीजी एलआरसी कवर कराएं। धीरे देखो देखो हर चीज़ का मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, धीरे 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 जितना हो सकता है उतना। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो और अच्छी चीज़ लाऊंगा। थोड़ी बहुत बहुत हौच पौच ऐसी हो जाती है कि छत्तीसगढ़ वो सीआरपीसी भी चल रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, और आपका सीपीसी भी चल रहा है, टीपीए भी चल रहा है, माइनर एक्ट भी चल रहे हैं। तो अगर कहीं मुझसे ऐसी चीज़ें निकल जाएं तो आप लोग थोड़ा आप समझदारी दिखाना। जैसे अगर मैं बोल दूं सिविल जज के अलावा कुछ जेएमएफसी बोल दूं, सिविल जज में जेएमएफसी नाम आ जाए सीपीसी में, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है ना। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो सीजी एलआरसी, जिसको बहुत ही टफ समझा जाता है। देखो 2023 में कुछ ऐसे अमेंड आ चुके हैं जिन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से बनने वाले हैं। अगर मैं तो मेरी मानिए तो ये जो अमेंडमेंट का जो मैंने निकलवाया है, अगर आप भी ऐसा निकलवा लेते हैं एक पीडीएफ, तो आपका आधा काम, क्योंकि आधा इतना मोटा जो वंश है, आधे से ज्यादा काम आपका क्या हो जाने वाला है, सक्सेस हो जाने वाला है, अगर आप इस तरीके से अगर आप इसको कर लेते हो। पहली कंडीशन तो आपकी ये वाली चीज है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं कि इसको पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, वो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रखो उसको, है ना। उसको एक साथ मत पढ़ो। एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो देखो आएगा सबको समझ में, सब चीजें सबको याद हो सकती हैं, लेकिन जब वो मिक्सचर बनेगा ना आपका हर चीज का, तो थोड़ा सा वहां पे, और छत्तीसगढ़ में नंबर कटने का चांस सिर्फ इन्हीं जगह पे होते हैं जहां पे क्या होता है, मिक्स होता है, डाउट होता है। क्या तो आपको क्लियर चीज पूरी पता होनी चाहिए, या तो आपको सीधी सीधी बात की अगर आपको तुक्का ठीक बैठ जाए तो आपका सिलेक्शन उसमें हो सकता है, अन्यथा आप तो फिर क्या है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो भैया हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीजी एलआरसी 1959। चलिए सीजी एलआरसी 1959 देखो, यहां पे थोड़ा सा जूम करके देखना। मुझे देखना जरूरी नहीं है, लेकिन इस चार्ट को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, क्योंकि इस बोर्ड पे जो है वो खिसकता नहीं है, ये जम जाता है अचानक से, है ना। तो थोड़ा सा ये वाली चीज है। चलो तो थोड़ा आप लोग अंडरस्टैंड डिक बनाना मेरे प्रति। चलिए तो इस पे टोटल सेक्शन अगर मैं बोलूं, टोटल कितनी सेक्शन है भैया? 264 सेक्शन है। अगर मैं इसमें चैप्टर बोलूं तो आप चैप्टर कितने लिखोगे? चैप्टर भैया 19। ये इसलिए लिखवाना पड़ता है क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा पूछ लेता है कहाँ का चैप्टर, कहाँ से कहाँ में, किस चैप्टर में क्या है। तो ये वाली चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल की बात बोलूं तो शेड्यूल कितने भैया आपके? 4 शेड्यूल के बारे में वो बात करता है। अगर मैं बोलूं कि एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर आपका 20 यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन्फोर्समेंट डेट कितनी है भैया, तो छत्तीसगढ़ में इन्फोर्समेंट डेट सबसे इंपोर्टेंट होती है, जो कि अपनी 1 नवंबर 2000 है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगी। बाकी आपका वो पूरा वाला 2 अक्टूबर वाला आपको याद रखना है, 2/10/1959 वाला आपको, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं इसका बोलूं तो छत्तीसगढ़ एलआरसी में छत्तीसगढ़, होल ऑफ छत्तीसगढ़ के पास इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। टोटल सेक्शन कितनी है? सेक्शन तो मैं बता चुका हूं, टोटल सेक्शन आपकी 264 है। टोटल सेक्शन आपकी 264 है। मतलब अगर इसमें ये बोला है कि एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो बात बोली गई है, ये बोली छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार की भूमि पे संबंध में लागू नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार की भूमि पे छत्तीसगढ़ एलआरसी क्या नहीं है, लागू नहीं है। जो गवर्नमेंट है उस पर क्या लागू है, ठीक है। तो ये वाली चीज बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमि पे लागू नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे कम कम पढ़ें, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें, और बहुत अच्छा पढ़ लें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आता है कि विधि व्यवसायी का वर्जन कहाँ है। एक क्वेश्चन आता है कि भैया आपका जो विधि व्यवसायी एडवोकेसी वगैरह जो होता है, आपका विधि व्यवसायी का वर्जन कौन कौन सी धारा में है? तो 2 धाराएं हैं आप जो विधि व्यवसायी के वर्जन में पढ़ोगे। एक तो आपका है 170 का सी, जहां पे एडवोकेट प्रोसीडिंग को मना बोला गया है, और दूसरा आपका है 257 का ए, है ना। यहाँ पे विधि व्यवसायी का वर्जन है, विधि व्यवसायी का वर्जन। पहली चीज अपन को क्या करना है, ये वाली चीज अपन को ध्यान देनी है, ठीक है। सिविल अधिकारिता के बारे में पूछा जाता है कि सिविल अधिकारिता
तो आप विधि सिविल अधिकारिता में विधि व्यवसायी का वर्जन कहाँ मिलेगा है, तो आपको 111 भी पढ़ना पड़ेगा और आपको 257 भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाली चीजें यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान देना, है ना। चलिए, तो ये तो था वर्जन विधि व्यवसायी को कहाँ कहाँ वर्जित किया गया है सिविल अधिकारिता में। तो ये वाली चीज थोड़ी सी प्री में पूछने की चांस है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा कृषि से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आबादी कृषि कृषि वर्ष मंडल, आबादी कृषि कृषि वर्ष मंडल। तो यहाँ से पूरा अपन का 4-4 का बंच बना के, जो कि मैंने एमपीएलआरसी में एक ट्रिक से मतलब चिल्ला चिल्ला के मजाक मस्ती करके आपको बता दिया था, है ना। वो चीज आपको सिखाई थी कि समझाई थी, आप ऐसा याद कर लो। बाकी आप अगर एक्चुअल बेसिस पे अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जैसे एज एक टीचर प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाता है, तो आप वैसा भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मस्ती मजाक में पढ़ोगे तो ज्यादा आपको फायदा दे जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो ये कहाँ है आपका? टू बी। कहाँ है आपका? टू बी में है। टू बी में अगर मैं बोलूं, टू बी के अंदर जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, तो एग्रीकल्चर में भैया, एग्रीकल्चर में क्या आएगा आपका? एक तो आपकी फसल दी गई है, क्या क्या दी गई है? फसल दिया गया है। क्या दिया है? उद्यान दिया है, हॉर्टिकल्चर वगैरह, है ना। आपका फलो उद्यान दिया है, ठीक है, फलो उद्यान। और आपका क्या दिया गया है? भूमि आरक्षित क्षेत्र। क्या दिए हैं? भूमि आरक्षित क्षेत्र, भूमि आरक्षित क्षेत्र भी है उसमें, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। इसमें आते हैं चारे चराई छप्पन छाने, छप्पर छाने, छप्पर छाने, चारे चराई, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। फलोद्यान के बारे में अगर मैं बोलूं, तो फलोद्यान तो ये कहाँ मिलेगा आपको? 2 के पी में आपको मिल जाएगा। और फलोद्यान को जब बेचते हो तो ओए, तो उस तरीके से आप क्या ओए मतलब बाजार मूल्य आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से। और फसल में अगर मैं बोलूं, फसल 2 तरीके की होती है जो कि इस डेफिनेशन में आपको मिलेगा। वो होती है एक नियतकालिक फसल होती है, ठीक है, और एक कैसी होती है, ये टाइम टू टाइम आ जाती है, ये वार्षिक, ये एनुअल होती है, ठीक है, वार्षिक फसल होती है। तो नियतकालिक फसल होगी, और एक कौन सी फसल होती है भैया? वार्षिक फसल होगी, जिसमें क्या आता है आपका? पान सिंघाड़े। उसमें लिखा है, देखो सब आपकी कृषि की डेफिनेशन में जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको सब दिख जाएगा। फोकस इन चीजों पे करना है। फसल, नियतकालिक, वार्षिक, पान सिंघाड़े और उद्यान उपज, पान सिंघाड़े और उद्यान उपज, बस। अगर पूछा जाए कृषि में क्या है, कृषि भैया डूबी में है। फसल, उद्यान, फलो उद्यान, भूमि आरक्षित क्षेत्र, छप्पर छाने, चारे चराई, ये सब आते हैं। नियतकालिक फसल, वार्षिक फसल, जिसमें पान सिंघाड़ा और उद्यान आते हैं। क्लियर बात है। टू भी आपको ऐसे करके आपको पूरा याद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टू बी हो गया है। अब वास्तविक कृषक निकाल लीजिए जरा। वास्तविक कृषक के बारे में हम क्या करते हैं, आगे बात करते हैं कि वास्तविक कृषक कौन होता है। तो वास्तविक कृषक आपको कहाँ दिया गया है? वास्तविक कृषक आपका दिया गया है 2E में। कहाँ दिया है भैया वास्तविक कृषक? वास्तविक कृषक आपका अगर मैं बोलूं तो ये आपका 2E में है। कहाँ है ये आपका? 2E में है, ठीक है। 2E में अगर डेफिनेशन जब आप पढ़ने जाओगे, उसमें लिखा है स्वयं खेती करता है। जो व्यक्ति स्वयं खेती करता है वो वास्तविक एक्चुअल एग्रीकल्चर, वास्तविक बोनाफाइड एग्रीकल्चर, बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होगा, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। जो स्वयं खेती करता है या प्रत्याशा में स्वयं खेती कराएगा, जिसके प्रत्याशा में क्या करता है, कुटुंब का कोई सदस्य भी खेती करता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी। अब स्वयं खेती करता है, ये कहाँ है? 2 के जेड के 1 में है कि 2 में है? जरा चेक करिएगा। 2 में है। कहाँ है ये? 2 में है, ठीक है। 1 के जेड के 2 में है। 1 के जेड के 2 को इसी के साथ खत्म कर लेते हैं। उसमें लिखा है कि भैया स्वयं खेती करना से जो व्यक्ति या तो खुद करेगा, स्वयं करेगा, वो व्यक्ति आएगा। स्वयं मतलब श्रम द्वारा, खुद के श्रम द्वारा, या तो श्रमिक द्वारा, या तो भैया लेबर वेबर लगा देगा, श्रमिक द्वारा, लेबर द्वारा, ठीक है। और आपका और क्या आ सकता है? और आपका पर्यवेक्षण द्वारा। अब ये पर्यवेक्षण वर्ड से आप क्या समझते हो? पर्यवेक्षण वर्ड, जो पर्यवेक्षण आपका जो दिया गया है, इस पर्यवेक्षण में या तो व्यक्ति स्वयं करेगा, क्या करेगा वो? या तो स्वयं करेगा, या तो कुटुंब के कोई सदस्य करेगा, फैमिली मेंबर भैया, कुटुंब का कोई सदस्य भी करेगा, ठीक है। या तो ये दोनों क्या करेंगे? पर्यवेक्षण में भाड़े के श्रमिक लगा देंगे, भाड़े के श्रमिक, ठीक है। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या पर्यवेक्षण में किसके? स्वयं के या तो कुटुंब के सदस्य पे, भाड़े के श्रमिक,
तो ये वाली क्या होगी, स्वयं खेती करने के अंतर्गत आपका शामिल है। श्रमिक द्वारा कैसे, मजदूरी पर, किस पे, मजदूरी पर उनको आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, मजदूरी पर, ठीक है। श्रमिक द्वारा मजदूरी पर, कैसे मजदूरी पर, नगदी मूल्य पे, या आप क्या कर सकते हो, वस्तु के नगदी मूल्य पे, वस्तु के, है ना। तो दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है, नगदी मूल्य मतलब आप तो कैश आप उसको पे करो, या तो किसी वस्तु के माध्यम से आप उसको पे करो। इसका लेकिन एक अपवाद है, क्या अपवाद क्रिएट हो रहा है, ये बोल रहा है फसल के अंश के रूप में नहीं होगा। कुछ भी चीज अगर आप दे रहे हो वो फसल के अंश के रूप में नहीं होगा, फसल के अंश के रूप में नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आपको स्वयं खेती करना में स्वयं श्रम द्वारा हो जाएगा, श्रमिक द्वारा मजदूरी पर हो जाएगा, पर्यवेक्षण स्वयं के या कुटुंब के, बाड़े के श्रमिक का मजदूरी करोगे, मजदूरी पर नकदी मूल्य, वस्तु या अपवाद है फसल के अंश के रूप में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज आप यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। 2000 जो 22 में है 2i को ओमिट कर दिया छत्तीसगढ़ एलआरसी में, तो ये वाली चीज आप नोट कर लेना। अब आ जाते हैं हम, कृषक हो गया, कृषि हो गया, वास्तविक कृषक हो गया। अब आपका आबादी पे पढ़ते हैं सीधा, इंपोर्टेंट लेंगे, पूरा पूरा भी नहीं लेंगे, है ना। इंपोर्टेंट से काम आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए 2a आपका क्या, किसके बारे में बात करता है, आबादी के बारे में। अगर मैं बोलूं CGLRC, जैसे अपने MPLRC में हम आबादी की जब मेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, तो मेंस के में हम क्या करते हैं कि पहले 2a लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसका हम 243 लिखते हैं, 243। और तो ऐसे ही आप यहां से सीधा सेक्शन नहीं पढ़ना ना, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो 244 भी लिख लो। अब इसमें बोला गया है, ये 243 में भी क्या दिया गया है, आपका आबादी दी है। सबसे पहले यही पढ़ते हैं, फिर अपन 2a पे आएंगे। 243 में आबादी कौन डिक्लेयर करेगा भैया, वो कलेक्टर आपका और स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्टर करेगा जो दखल रहित भूमि है, कलेक्टर किसके संबंध में, दखल रहित भूमि, अनऑक्यूपाइड लैंड के ऑक्यूपाइड लैंड, अनऑक्यूपाइड लैंड, देख लेना, लिख दिया मैंने, रहित, रहित है ना, दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है कौन सी भूमि, आबादी भूमि, ये कलेक्टर बताएगा घोषित। ये स्टेट गवर्नमेंट जो दखल रहित भूमि नहीं है, नहीं है, नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये अगर देखे, अगर ये किसी को भूमि को एक्वायर करते हैं, भूमि को एक्वायर करते हैं आबादी जोड़ने के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये कंपनसेशन क्रिएट होगा भैया। ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। आ जाइए 2a पे। 2a सीधा सीधा बोल रहा है नगरेतर क्षेत्र में, मतलब ग्राम में, कहाँ पे, नगरेतर और नगरीय क्षेत्र, अर्बन एरिया, नॉन अर्बन एरिया। तो ये वाली चीज आपको ग्राम, नगरेतर क्षेत्र मतलब ग्राम, ठीक है। ग्राम या ग्राम स्थल के सिवाय निवास के लिए, किसके लिए भैया, निवास के लिए या कुछ अनुषंगिक प्रयोजन के लिए, निवास के लिए संरक्षित या संलग्न निगम, संरक्षित या संलग्न निगम, आरक्षित क्षेत्र। दो तरीके के होते हैं, एक तो संरक्षित होते हैं, एक होते हैं संलग्न। ये क्या है, ये दोनों आरक्षित होने चाहिए। तो ये क्या है आपकी आबादी, क्षेत्र में क्या है आपकी आबादी भैया, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हमारा हो गया था पूरा क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ष के बारे में, कि हमारा वर्ष के बारे में कहाँ कहाँ है, रेवेन्यू वर्ष क्या है, कृषि वर्ष क्या है, ये ईयर के बारे में बात करते हैं सीधा वर्ष। तो दो तरीके के वर्ष बताए हैं CGLRC में, एक तो 2C बताया गया है और एक तो आपका 2V बताया गया है। 2C आपका क्या होता है, ये कृषि, कृषि भैया 1 जुलाई को पानी दिया जाता है तो काट दो, जुलाई 1 जुलाई, ठीक है। पानी गिरना स्टार्ट वगैरह अच्छे तरीके से यहीं से तो कृषि पनपती है, फूलती है, तो ये कृषि है, कृषि वर्ष। ये कौन सा वर्ष है, ये कृषि वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है भैया, ये रेवेन्यू वर्ष है। राजस्व ईयर है, क्या है ये राजस्व ईयर। ये कब होता है, ये आप बताओ, 2 अक्टूबर होता है। ये कब होता है, 2 अक्टूबर। तो यही वाली चीज आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2 अक्टूबर राजस्व वर्ष, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा घोषित होता है, राजस्व अधिकारी द्वारा घोषित होता है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ से
स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करता है। तो ये वाली चीज आपको तो कंपलसरी याद ही होगी यार, इस पे क्या मेहनत करेगा, है ना। चलो, अब बाजार मूल्य आपको याद है कि नहीं है? बाजार मूल्य आपका रिपील्ड हो गया 2023 में भैया। बाजार मूल्य आपका रिपील्ड है, कब है? 2023, अभी के अमेंड से। तो ओए ओए अब नहीं करना है, चुप रहना, ठीक है, ये वाली चीज, क्योंकि 2013 में जोड़ा गया था, 2023 में हटा दिया गया, ठीक है। चलिए आ जाइए अब भूमि की परिभाषा। भूमि मतलब लैंड, जिसके पास भूमि है वो क्या है? करोड़पति। तो 2K में क्या है? करोड़पति, ठीक है। के 2K में मतलब भूमि है। और भूमि क्या होती है? तू धरती पे चाहे, है ना। तो धरती की सतह का कोई भाग, धरती की सतह का कोई भाग, कोई भाग भैया, तो वो क्या है? भूमि के अंतर्गत आता है। अब चाहे उसमें जल आए चाहे कुछ भी आए, है ना, तो ये वाली चीज आपको देखनी है। और धरती की सतह का कोई भाग हो गया भूमि है, और भूमि से जुड़ी हुई समस्त वस्तुएं भी भूमि है। भूमि से जुड़ी हुई समस्त वस्तुएं भी क्या है? भूमि है भैया। ओके, लाइन कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर भैया किसी के पास भूमि है तो कोई भूमिहीन व्यक्ति भी तो चाहिए। तो भैया भूमिहीन व्यक्ति कहाँ है? जिसके पास लैंड की कमी है। तो कौन व्यक्ति हो सकता है? भैया कोई जो भूमि धारण नहीं करता, जिसके पास भूमि नहीं है, तो वो आपका लैंडलेस पर्सन है। और जिसके पास भूमि है लेकिन उतनी नहीं है जितनी की कोड में बोला गया है कि वो भूमि धारण करने वाला व्यक्ति होता है। तो भूमि धारण करता है, दो तरीके हैं, एक तो जो भूमि धारण नहीं करता, एक तो जो भूमि धारण करता है। और भूमि धारण करने के पश्चात वृहद क्षेत्रफल से कम है अगर, तो वो भी व्यक्ति क्या है? भूमिहीन व्यक्ति है। वृहद क्षेत्रफल से कम है अगर, तो वो व्यक्ति भी क्या है? आपका भूमिहीन व्यक्ति है, ठीक है। अब भूमि में आपका जो धारण नहीं करते हैं, तो वो तो आपके कुटुंब भी आएंगे। और कुटुंब की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है भैया। इसमें कुटुंब में बहुत कम लोग हैं, जबकि आप एमपी अकोमोडेशन जब देखने जाते हो तो भैया कुटुंब बड़ा अलग हो जाता है। लेकिन ये तो CG LRC है, तो एमपी की बात क्यों करना, खत्म बात। चलिए, इसमें कुटुंब में कौन कौन है? आपकी पति है, पत्नी है, पत्नी कैसा लिख दिया, चलो, पति है, पत्नी है, संतति है, संतान है भैया, माता है, पिता है, और कोई है? नहीं। तो ये वाली आप पति पत्नी संतान माता पिता, पति पत्नी संतान माता पिता, पति पत्नी संतान माता पिता, पति पत्नी संतान माता पिता। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सहकारी सोसाइटी पे आ जाइए। सहकारी सोसाइटी कहाँ है? 2K F में है सहकारी सोसाइटी। सहकारी सोसाइटी, टी 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 टी। जरा अविश्वास प्रस्ताव पे भी आप लोग रिसर्च करना भैया, मोदी के खिलाफ आया है मणिपुर के उसमें, तो आप पूरा रिसर्च करना अविश्वास प्रस्ताव पे। अभी का करंट का टॉपिक भी अच्छा है वो, है ना। चलो, तो अविश्वास प्रस्ताव 2F, राज्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी। रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भैया क्या है? आपकी सहकारी सोसाइटी है। रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी आपकी क्या है भैया? सहकारी सोसाइटी है। और मेरा मानना यह है कि भैया इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ भी अगर डील कर दोगे तो कर दोगे, अच्छी बात रहेगी। टीपीए को रजिस्ट्रेशन डील के साथ कर दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन पे भी अच्छे से फोकस करना। 2F में क्या है आपका? सहकारी सोसाइटी। तो 2G में क्या है भैया? 2G में आपका सरकारी वन है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। सरकारी वन है भैया, सरकारी वन, गवर्नमेंट फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट आपके कौन से एक्ट में? गवर्नमेंट फॉरेस्ट अधिनियम है आपका 1920, जो कौन बताए गए हैं? संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र हैं, जो संरक्षित, प्रोटेक्टिव और रिजर्व, प्रोटेक्टिव और रिजर्व, संरक्षित और आरक्षित। बस इतना याद रखना, संरक्षित और आरक्षित वन क्या है आपके? सरकारी वन, ठीक है। चलो, सरकारी पट्टेदार, सरकारी गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसी आपका कहाँ दिया गया है? 2K H में दिया गया है।
और कहाँ कहाँ है, 181 में भी अगर आप देखने जाओगे तो 181 में आपको गवर्नमेंट लेसी दिखेगा। और स्टेट गवर्नमेंट से जो भूमि धारण करता है वो व्यक्ति होता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट से जो लैंड एक्वायर करता है, धारण करता है, वो व्यक्ति क्या है आपका, सरकारी पट्टेदार है ना, सरकारी पट्टेदार। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान यहाँ पे देनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देनी चाहिए ध्यान पे। चलो, और ये क्या होता है, सरकारी पट्टेदार भूमि स्वामी के रूप में नहीं होता। जब 181 हम पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि ये भूमि स्वामी के रूप में नहीं होता, इसमें कलेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट क्या दे सकती है, दखल दे सकती है। ठीक है, आ जाइए भू अभिलेख। भू अभिलेख कहाँ है आपका, भू अभिलेख आपका, भू अभिलेख कहाँ है, 2M में भैया, 2K M में आपका भू अभिलेख है। भू अभिलेख संहिता में रखे गए जितने भी अभिलेख हैं वो क्या सब है, वो अभिलेख हैं। तो ये वाली अकेली 2M अकेला याद रख लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। 2S भैया अपना रिपील्ड हो गया है, जिसमें क्षेत्र बोला गया था वो आपका रिपील्ड हो गया 2023 वाले में। ठीक है, चलो, अब जब वो रिपील्ड हो गया तो मध्य भारत और ये सब चीजें अपन को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। चलो, भूधारी। भूधारी कहाँ है भैया, भूधारी, भूमि धारण करने वाला क्या होता है भैया आपका, भूधारी, 10 होल्डर वाला, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ये कहाँ है, 2K Z में है। ये कहाँ दिया गया है भैया, 2K Z में दिया गया है। ये स्टेट गवर्नमेंट से धारण करता है, किससे धारण करता है, स्टेट गवर्नमेंट से धारण करता है। ठीक है, किससे धारण करता है, स्टेट गवर्नमेंट से धारण करता है। और इस संहिता के अधीन भूस्वामी 158 में है या समझा जाएगा, इस संहिता के अधीन भूधारी कौन समझा जाएगा, 158 में या तो वो भूमि स्वामी समझा जाएगा, या तो वो भूमि स्वामी है, या तो उसको समझा जाएगा। तो ये वाली चीज आप डेफिनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2K Z में है लेकिन ये। ठीक है, चलिए, इमारती लकड़ी कहाँ है भैया, इमारती लकड़ी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ये आपके Z के 1 में है, 2K Z के 1 में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बबूल और नीम इमारती लकड़ी है क्या, बबूल और नीम इमारती लकड़ी है क्या, नहीं है, बबूल और नीम नहीं है क्योंकि उसमें दिए नहीं है। चंदन, हल्दी, मुंडू, साग, शीशम, टेक्टोना ग्रैंडे, संटालम, अलवम, ये सब उनके नाम आपको याद, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये वाली चीज। ठीक है, चलिए, दखल रहित भूमि, वही बच रहा था ना, 2 तो हमने पढ़ ही लिया था, दखल रहित भूमि और पढ़ लेते हैं, क्या है दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि 2K Z के 3 में दी गई है, ग्राम की आबादी, ग्राम भूमि, आबादी भूमि, सेवा भूमि, तीनों दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि में आपका कहाँ, 2K Z के 3 में क्या आता है दखल रहित भूमि में, सेवा भूमि। और आपका कौन सा भूमि बच रहा है अकेला, ग्राम, ग्राम की भूमि हो गया, ग्राम की भूमि, सेवा भूमि और आबादी भूमि, ये वाली चीज भी आपकी याद होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें क्या नहीं है, ये वाली तो है भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, भूमि स्वामी, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो क्या हो, सरकारी पट्टेदार हो, जो इस भूमि को, आबादी भूमि, सेवा भूमि, इनको क्या करते हैं, धारण करते हैं, इनसे भिन्न है। क्लियर हुआ, पढ़ देता हूं। दखल रहित भूमि 2K Z के 3 में दिया गया है, जो कि ग्राम, ग्राम भूमि, सेवा भूमि, आबादी भूमि, भूमि स्वामी, कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारण करने से भिन्न जो भूमियां हैं वो सब भूमि कैसी है आपकी, दखल रहित भूमि है। बस अगर आपको ये वाली लैंग्वेज भी याद है तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, मतलब कृषक, सरकारी पट्टेदार, भूमि स्वामी, ये जिसको धारण करते हैं उन भूमि से जो अलग है,
वो भूमि क्या है आपकी दखल रहित भूमि है। चलो 2 के Z के 3 में सुधार आपको अच्छे से पता है। सुधार आपको अच्छे से पता है, ये कहाँ दिया गया है आपके 2 के J में आपका सुधार दिया गया है। खाते के मूल्य में वृद्धि होती है, तो खाता कहाँ है, खाता आपका I में दिया गया है, होल्डर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नगरीय भूमि 2015 वाला आपको देखना पड़ेगा, 2OB कृषि से भिन्न होती है नगरीय भूमि, ये वाली आपको याद रखना। संख्यांक 2 दिए गए हैं आपके, प्लॉट नंबर मतलब अगर मैं बोलूं नंबर 2 है आपके, एक तो आपको 2x में पढ़ना पड़ेगा और एक आपको पढ़ना पड़ता है Q में। मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था, क्यों, कितना नंबर है, तो प्लॉट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, और जिसका कोई नंबर नहीं है तो गट्टे से लगा दो, मतलब सर्वे हो रहा है वहां पे, सर्वे में पाया गया कि कुछ नहीं मिला इसके पास, तो गट्टे से लगा दो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सर्वेक्षण संख्यांक, सर्वेक्षण संख्यांक आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा 2Q में आपका आएगा प्लॉट नंबर, भूखंड संख्यांक, भूखंड संख्यांक आएगा। समझ में आ रही बात को, समझो बात को। भूखंड संख्यांक नगरीय क्षेत्र में होते हैं, किसमें होते हैं भैया, नगरीय क्षेत्र में, और ये नॉन अर्बन एरिया में होते हैं, नगरीय क्षेत्र मान लो। ठीक है, चलिए टूटी तो आपको पता ही होगा, लगान भैया वस्तु और धन के रूप में होगा, लगान टूटी आपकी लगान है, रेंट है जिसको बोलते हैं, ये किसके रूप में होगा, वस्तु और धन के। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मजा ही आ जाना है आपको तो। ठीक है, और लगान कौन कौन देता है भैया, लगान आपका पट्टेदार और सरकारी पट्टेदार स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं भैया। कौन देगा लगान भैया, आपका पट्टेदार और भैया आपका सरकारी पट्टेदार, फिर मिल गया आपको सरकारी पट्टेदार, है ना। ये वाली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाता है सरकारी पट्टेदार। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे डेफिनेशन में 3 वाली चीजें आपको ध्यान देनी है। आ जाइए अब चैप्टर 2 पे बात कर लेते हैं सीधा सीधा। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, कि गठन वठन के बारे में बात करता है। देखो अच्छे से क्या लिखा है, रेवेन्यू, जो आपका चैप्टर 2 है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में, राजस्व मंडल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखो इसमें भी इतनी ज़्यादा चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है नहीं, तो आप तो सिर्फ याद, सीधी सीधी बात याद रखना कि बोर्ड ऑफ मंडल कहाँ है, चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 में है आपका। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट भेद करते हैं, जो इसके सदस्य हैं वो कौन, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन भेद करेगा। ठीक है, और इसमें जो गठन है वो हमें गठन पढ़ना है कहाँ, सेक्शन 3 में पढ़ना है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, गठन करती है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे याद देनी है। इसमें एक सेक्शन आप याद रखना, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में आपको बताई गई है योग्यता, कि भैया संसद मंडल के सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सीधा सीधा वो बोलता है योग्यता, कि आपको अगर मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें क्या हैं, तो मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें आप 2 तरीके से याद रखना। पहली तो ये बोल रहा है कि भैया हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट का आप जज बनने की क्या रखते हो, योग्यता रखते हो। दूसरी चीज, आप राजस्व अधिकारी के पद पर 5 वर्ष तक रहे हो, 5 वर्ष तक आप रेवेन्यू ऑफिसर रहे हो, और रेवेन्यू ऑफिसर कलेक्टर के नीचे नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ कलेक्टर की रैंक, कलेक्टर रैंक। ये वाली चीज आपको यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने योग्य है। इसमें एक सेक्शन पढ़ा जाता है, एक सेक्शन भी इंपोर्टेंट है, 8 सेक्शन क्या बोल रहा है, कि मंडल के अधीक्षण संबंधी शक्तियां, सुपरिटेंडेंट ऑफ बोर्ड के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, अधीक्षण संबंधी शक्तियां। वर्तमान में मुख्य बात क्या है, बिलासपुर में है, अधीक्षण संबंधी शक्तियां। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि अपीलेट और रिवीजन पावर के अधीन होती है। ये अधीक्षण संबंधी शक्तियां किसके, अपीलेट और रिवीजन पावर के अधीन होती हैं, अपीलेट और रिवीजन पावर के। और जो हेड है क्वार्टर, वो कहाँ है आपका, बिलासपुर में। और ये सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 4 था, जो कि हेड के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रधान स्थान और बैठकों का अन्य स्थान, ये वाली चीज आपको ठीक है
पढ़नी है। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाइए। इसमें तो संहिता के प्रारंभ के लंबित बस इतने। वेतन भत्ते आपका राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। वेतन भत्ते सेक्शन 5 के ऊपर, ठीक है, 6 है जी, ठीक है। चलो ये जो मेन है हम वही पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका की स्थिति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाइए। रेवेन्यू ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका चैप्टर सीधा सीधा 3 पे आ जाते हैं कि चैप्टर 3 में आपका कहां से कहां तक दिया गया है। ये दिया 11 से 26, कहां से कहां तक दिया, 11 से 26 है आपका चैप्टर 3। कहां से, 11 से 26 स्टार्ट कर दो तो फिर फटाफट, क्या देरी है। 11 में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। 11 में रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में बात करता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर कितने हैं आपके, रेवेन्यू ऑफिसर 15 हैं। कितने हैं आपके, 15। ये सेक्शन 11 है। 12 में आपको ध्यान देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 12 में बोल रहा है कि कंट्रोलिंग पावर के बारे में बात कर रहा है कि कंट्रोलिंग सबऑर्डिनेट किसके रहेंगे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो अपन एक काम करते हैं, मेन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन रहता है, एक तो आपका आयुक्त कहाँ दिया गया है, कमिश्नर आपका सेक्शन 14 में दिया है। आपका जो कलेक्टर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 16 में दिया गया है। आपका जो एसडीओ वो आपका 22 में दिया गया है, उपखंड अधिकारी, ठीक है। आपका जो तहसीलदार, तहसीलदार यही सब अपन ने सुन रखे हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए, 19 में दिया रखा है, ठीक है। जो आपका डिप्टी, संयुक्त और सहायक कलेक्टर, डिप्टी, संयुक्त, सहायक कलेक्टर, ये आपका 18 में दिया गया है। आयुक्त भू अभिलेख, अपर आयुक्त भू अभिलेख अगर मैं बोलूँ तो 62 और 63 में आप चेक करना, वहाँ पे आयुक्त भू अभिलेख, अपर आयुक्त भू अभिलेख के देखने के बारे में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अपर यहाँ पे मिलेगा शायद, और आयुक्त यहाँ पे मिलेगा। एक बार क्रॉस चेक करना इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से रिलेट करके वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक सेक्शन लिखा था सबऑर्डिनेट, सेक्शन 12 है ना, अधीनस्थता, अधीनस्थता। तो एक में आपका सेक्शन 12 और एक आपका है सेक्शन 23, दोनों क्रॉस चेक करो। क्या बोला, राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण में सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट होंगे, नियंत्रण सबका, नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट का नियंत्रण होगा। तो 23 बोल रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू और राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता, कलेक्टर, एसडीओ, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पूरा लिंकिंग चीजें आपकी चलेंगी। जैसे कि ऑल रेवेन्यू ऑफिसर किसके अधीनस्थ होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के, ये वाली चीज आपकी लिखी है, ठीक है। जो संभाग के, डिवीजन के जो हैं, डिवीजन के जो रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, कमिश्नर के, ठीक है। जिले के किसके अधीनस्थ होंगे, कलेक्टर के, यही तो पावर है। 23 अगर जिला है तो एसडीओ भी होगा, उपखंड, ब्लॉक वगैरह उपखंड किसके अधीनस्थ होंगे आपके, एसडीओ के, है ना, रेवेन्यू ऑफिसर। और ये आपका नायब जो तहसीलदार है, ये किसके अधीनस्थ होगा, आपके तहसीलदार के, किसके अधीनस्थ होगा भैया, ये आपके तहसीलदार के अधीनस्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे, और ठीक है। 23, 14 ये सब चीजें, स्टेट गवर्नमेंट तत्समय प्रबंध विधि के अधीन रहते हुए जो उसको कार्य को बांटेगा, ये सब लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। बस देखो प्री के ऑब्जेक्ट से अगर मैं बोलूँ तो इतना काफी है आपके लिए, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है, इसके अलावा जहाँ तक अंदर से तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारी है, और 36 का ऊपर ऊपर से आपको भुलाने की कोशिश में ज्यादा लगे रहेगा, लिंकिंग करके ही पूछ सकता है वो छोटी छोटी चीजों को। चलो कहाँ पे आ गए हैं, अब अपना ट्रांसफर है। कहाँ है ट्रांसफर, मामले का अंतरण, मामले का अंतरण, दो जगह आपका मामले का अंतरण देखने मिलेगा। देखिए जरा एक 29 और 30 देखिए जरा, 29 13 देखो क्या लिखा है। 29 क्या लिखा है, मामले को अंतरित करने की शक्ति लिखा है ना, और
आपका अंतरित करने की शक्ति, अधीनस्थ और उसके पास मामले को अंतरित करने की शक्ति, दोनों की लिखी है। एक तो आपको मामले को अंतरण 29 और एक तो मामले का अंतरण 30। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो थोड़ा याद भी रहेगा, ज्वाइंटिंग के हिसाब से अगर ले लेते हैं एक के बाद एक पढ़ेंगे तो शायद नहीं रहेगा। जैसे कि अपन सीपीसी में अगर हम पढ़ते हैं तो सीपीसी में कहाँ से 22 से लेकर 25 तक पढ़ते हैं। सीआरपीसी में अगर हम पढ़ते हैं तो 406 से 408 वाला जो मैटर चलता है वो वाला भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये सीआरपीसी, सीपीसी और ये आपका सीजीएलआरसी। और अगर मैं बोल दूं कुछ गलत मुंह से निकल जाए, क्योंकि खिचड़ी बन रही है जैसे कि आपको पता है ना, तो थोड़ा अवॉइड करना उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा गलत बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सीपीसी में शायद मैंने कहीं कहीं जेएमएफसी बोल दिया है, तो थोड़ा सा उस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हो तो अवॉइड कर देना, है ना। चलिए 29 क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है कि मामले का अंतरण कौन करेगा, कौन करेगा। दो लोग हुए आपके, कौन है, एक तो आपके मंडल है, बोर्ड है, और एक आपका आयुक्त है। एक आपका बोर्ड है और एक आयुक्त है। ये क्या करते हैं, इनको पावर है, मामले के ट्रांसफर करने की पावर है। और ये क्यों करते हैं, एंड ऑफ जस्टिस के लिए, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मामले का ट्रांसफर ही होता है, किस लिए होता है मामले का ट्रांसफर, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, न्याय के उद्देश्य की पूर्ति भैया के लिए, भैया न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भैया न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भैया। ओके भैया, ठीक बा भैया। चलिए भैया, ये वाली चीज आपको यहाँ से याद रखनी। ये आयुक्त सिर्फ उन मामलों का करेगा जो खंड के अंदर है, संभाग के अंदर है, संभाग के अंदर है, ठीक है, उन्हीं मामलों का। और ये ऑल ऑफ छत्तीसगढ़ राज्य में। 30 क्या बोल रहा है, 30 बोल रहा है कि भैया पावर किसको है मामले के अंतरण करने की, अपनी अधीनस्थता को देने की, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारी को। तो कलेक्टर है, और आपका कौन है दूसरा, कलेक्टर है, और दूसरा आपका उपखंड अधिकारी। बस ये वाली चीज आपको यहां से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े। इसमें एक चीज याद रखना, 30 के 2 पॉइंट अगर आप देख रहे हो सबसेक्शन ट्रू, 30 का 2 बोल रहा है मामले की जांच करने के लिए भेजना। तो मामले को जांच करने के लिए भेजना, मामले की जांच के लिए भेजना, भेजने की पावर बताई है किसके पास है, ये आपके आयुक्त कमिश्नर के पास, ये आपके कलेक्टर के पास, ये आपके एसडीओ के पास, ये आपके तहसीलदार के पास है भैया। ये चारों की है जांच के लिए भेजना, मामले के जांच के लिए भेजना। ये चारों की पावर आपकी बताइए कि जांच रिपोर्ट के लिए भेजना, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं। ओके चलिए ठीक है, चलो 31, 21, 31। 31 क्या बोल रहा है, मंडल और राजस्व अधिकारियों के न्यायालय को परिस्थिति का प्रदान किया जाना। इसको अभी थोड़ी देर से पढ़ते हैं। अभी हमने कितने छोड़ दिया, अभी जो छोड़ दिए हैं उस पर वापस आ रहे हैं अपन। 13 देखिए जरा, 13 क्या बोल रहा है, प्रमुख राजस्व अधिकारी की नियुक्ति, उसकी शक्तियां और कर्तव्य के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, इसके हिसाब से आपको देखना है। इसमें बोला गया है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करे उसका आपको पूरा देख लेना है, उसमें काम बन जाएगा आपको। चलो 27 पे आ जाइए, 27 पे आ जाओ। सेक्शन 27 जो इंपोर्टेंट है अपन वही उठा रहा है। सेक्शन 27 क्या बोल रहा है, सेक्शन 27 आपका बोल रहा है जांच करने के लिए स्थान, भैया प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज के बारे में बात कर रहा है। प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है भैया। जब भी आप इंक्वायरी करने जाते हो तो ये बोल रहा है कि भैया एसडीओ साहब हैं, वो अपनी लोकल जुरिडिक्शन के बाहर भी इंक्वायरी का कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे। सबका वो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं स्थानीय अधिकारिता के मामले में।
मतलब जो आरओ रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो स्थानीय अधिकारिता में ही करेंगे, लोकल जुरिडिक्शन में करेंगे, लेकिन एसडीओ लोकल जुरिडिक्शन के बाहर भी जा सकता है, ये उसके प्रोवाइजो में आपको पढ़ना है। ठीक है, जांच या सुनवाई की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात बोली गई है। 28 पे आ जाइए। 28 में क्या बोला गया है? 28 में भूमि पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने की शक्ति, पावर बताई गई है। तो भूमि पर प्रवेश करने और संरक्षण करने की, उसकी सर्वेक्षण करने की उसकी क्या बताई गई है? पावर बताई गई है। कर्तव्य पालन से उन्हें नुकसान कर सकेंगे, कर्तव्य पालन में उचित नुकसान कर सकेंगे तो उसका कंपनसेशन है भैया। और निवास गृह में जब भी वो प्रवेश करेंगे तो 24 घंटे की वेतन आपको उस लैंडलॉर्ड की जो सहमति लेनी पड़ेगी आपको, और सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख के एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी आपका दायां कदम है ना। इस तरीके से आप लोग ऐसा याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ पढ़ने वाली ज्यादा जरूरत है नहीं है। शक्ति किस किस की है? आरओ की है, आरआई की है, भूमापक की है, और आपके सेवक की है, और कर्मचारी की है। ठीक है, 28 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो 28 आपका 28 जो आपका बात करता है किसी भूमि के बारे में, और उस भूमि पे क्या करना है? हमें प्रवेश करना है। उस भूमि पे हमें क्या करना है? सर्वेक्षण करना है, निरीक्षण। ठीक है, भूमि पर प्रवेश और निरीक्षण करने की क्या है इनको भैया? शक्ति है। क्या है भैया? शक्ति है। माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे माँ। और ये है आपके आरओ को, ये है आपके आरआई को, ये है आपके कर्मचारी सेवक को, और ये है आपके भैया भूमापक को। पटवारी लिख दिया? पटवारी भी लिख दो। पटवारी, पटवारी, भूमापक। ठीक है, ये वाली चीज आपको नगर सर्वेक्षण और आय निरीक्षक और उनके सेवक है ना, तो ये वाली। और जब जो घुस रहे हैं, जब जो घुस रहे हैं तो 24 घंटे के पहले भूमि स्वामी को क्या देना है भैया? नोटिस देना है, नोटिस देना है। और जब पैर रखोगे अंदर तो आपको धार्मिक और सामाजिक भावना की कदर करना है। उसके सामाजिक भावना की आपको क्या करना है भैया? आपको कदर करना है ना, ध्यान रखना है। आ जाइए 31 न्याय की परिस्थिति के बारे में बोला, जो कि मैंने पढ़ा था। मंडल या राजस्व अधिकारियों के न्यायालयों की परिस्थिति का प्रदान किया जाना। क्या बोल रहा है भैया? स्टेट गवर्नमेंट परिस्थिति मंडल या आरओ, कौन प्रदान करता है भैया? मंडल या आरओ। अगर राज्य सरकार पक्षकारों के बीच प्रश्न का डिसाइड कर सकेगा, राज्य सरकार पक्षकारों के बीच प्रश्नों का अगर कोई डिसाइड करेगा, मतलब 31 आपको क्या बोलता है? 31 बताता है रेवेन्यू कोड के बारे में, कि जो सिविल कोड है वो क्या है आपका? रेवेन्यू कोड है। और रेवेन्यू कोड में कौन आता है आपका? मंडल और सभी आरओ, आरओ का पानी, रेवेन्यू ऑफिसर। 31 इनहेरेंट पावर सीपीसी की 151 में, सीआरपीसी की 482 में। तो ये वाली चीज आपको ध्यान यहाँ से थोड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है, इनहेरेंट पावर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और न्याय के दुरुपयोग के लिए, न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण करने के लिए, न्याय के उद्देश्य के लिए और न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए। और एक सीआरपीसी में एक टर्म और दिया है, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये 32 में इनहेरेंट पावर से याद रख लो, बस इतना ही आएगा उसमें। अब भले वो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यूज कर रहा हो या दुरुपयोग करने के लिए, किसी विधि का दुरुपयोग हो रहा है तब यूज कर रहा हो, तो ये आप जानो। ठीक है, आ जाइए। अब शक्ति की अगर मैं बात करूं, अब पूरी में शक्ति शक्ति पढ़ लेते हैं अपन। किसकी शक्ति पढ़ लेते हैं? न्याय वाले की शक्ति पढ़ देंगे। देखो, ऊपर डाल लो शक्ति। शक्ति में सबसे पहले लिख लो भक्ति। 22, 23, 34, 35, 36, 37। ठीक है, चलो। केले में आपका इनहेरेंट पावर है। क्या है ये भैया? इनहेरेंट पावर है, पावर है, पावर है, पावर है। दूसरे में क्या बोल रहा है? 33 में तीन चीजें बात करता है, कि भैया एक तो व्यक्ति को बुलाओ, व्यक्ति की हाजिरी। दूसरा बोलता है साक्ष्य मंगवाओ भैया, साक्ष्यों का पेश। तीसरा बोलता है दस्तावेज भी तो मंगवा लो भैया, दस्तावेजों का भी विनय है इसमें, दस्तावेज पेश। ठीक है,
इसमें बोला जाता है समन करो उनको बुलाने के लिए भैया, क्या करो आप, समन करिए व्यक्ति को साक्षी के रूप में, उपस्थिति की हाजिरी, किसके रूप में बुलाना है उस व्यक्ति को, साक्षी के रूप में, क्योंकि समन होता है साक्षी के रूप में आएगा, फिर क्रॉस होगा तो फिर भैया साक्षी के रूप में बुलाना है, ठीक है। और उसका जो बोल रहा है कि इसके साथ आप समन तामीली में दस्तावेज भी पेश करने के लिए बोल सकते हो। 35 पे आ जाइए। 35 में एक्स पार्टी डिग्री को अपास्त कराने के लिए, एक्स पार्टी डिग्री को अपास्त कराते हैं, रीजनेबल कॉज रीजन दो अच्छा खासा, ठीक है। 36 आपका एडजमेंट से बात करता है, एडजमेंट स्थगन, स्थगन, ठीक है, कितने बार मिलता है, 4 बार, ठीक है। और कॉस्ट वगैरह भी है जो कि आपको 35 में पढ़ने मिलेगा, ठीक है। और दिलाने की, खर्चा दिलाना है भैया, खर्चा दिलाने की शक्ति है, स्थगन करने की शक्ति 36 में, एक्सपर्टी को अपास्त कराने की शक्ति 35 में, समन करने की शक्ति 34 में, इनको बुलाने की शक्ति 34 में, और 32 में आपको याद रखना पड़ेगा। एमपीएलआरसी में कमीशन निकालते थे, लेकिन इसमें कमीशन वमीशन का कोई बात बोली नहीं है। 33 में अगर आपकी अमेंड नहीं हो तो आप देख लेना, कमीशन वगैरह की कोई बात नहीं है, अमेंड है, ओके ओके नोट ओके। जांच मामले के प्रयोजन के लिए भैया, ये पूरा पर्पस क्या होता है, जांच मामले के प्रयोजन के लिए होता है 33 में। 34, चलो आ जाओ 34 पे। अपास्त सुनवाई हो गई तो हार्जी को 30 दिन में, 30 डे, यहाँ पे 30 दिन याद रखना, अपास्त कराने के लिए 30 दिन, ठीक है। आ जाइए 34। 34 क्या बोलता है, व्यक्ति की हाजिरी के रूप में उपस्थित, साक्षी के रूप में उपस्थित और दस्तावेज पेश किए जाने के लिए समन की तामीली, और समन की तामीली का आप अनुपालन नहीं करते तब प्रभाव क्या होगा, यही बात आपका 34 बोलता है कि आपको बुलाया दस्तावेज पेश करने के लिए, आप नहीं आए, और जब आप नहीं आए ना तो इसका इफेक्ट देखने मिलेगा आपको 34 में, क्या, गिरफ्तार है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर जमानती है तो आपसे प्रतिभूति सिक्योरिटी ली जाएगी, और अगर या तो फिर जुर्माना आपसे कितना लगा जाएगा, 1000, 1000 जुर्माना भी, ये वाली चीज आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। जमानती वारंट जारी होगा, गिरफ्तारी के लिए प्रतिभूति मांगी जाएगी या 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जब आप देते नहीं हो तो, चूक करते हो तो, प्रतिभूति देने में चूक करोगे तो 1000 रुपये आपका जुर्माना लगेगा भैया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ भैया, क्लियर क्लियर क्लियर। 41 रिपील्ड है, मंडल का नियम बनाने की शक्ति, इसमें 2022 में 6G LRC में रिपील्ड कर दिया गया। सीधा 42 पे आ जाइए। 42 क्या बोल रहा है, आरओ का आदेश उलट दिए जाएंगे भैया, आरओ के आदेश उलट दिए जाएंगे। 42 सीधा सीधा बोल रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर के आदेश उलट दिए जाएंगे। क्यों उलट दिए जाएंगे, क्योंकि उनने क्या कि न्याय नहीं हो पाया, जबकि वस्तुतः क्या नहीं हो पाया, न्याय नहीं हो पाया, लेकिन गलती अनियमितता के कारण उलटने योग्य नहीं होंगे, कि कोई गलती हो गई, कोई अनियमितता हो गई है उसके कारण नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके कारण अगर वास्तविकता में न्याय नहीं हो पाया है तो आपका जो ऑर्डर है, जो आपका आदेश है, जो उलटने योग्य हो जाएगा। ये सेक्शन 42 आपका क्या करता है, बात करता है कि आदेश उलटने योग्य है, उलटने योग्य भैया, गलती, अनियमितता, अनियमितता, ठीक है। और अगर न्याय नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है भैया, तो ये वाली चीज आपको यहाँ से पूरी ध्यान देनी चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अपील, क्या करते हैं आज, अपील कर देते हैं भाई साहब। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, अपील पढ़ेंगे भैया, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लिया जाए जरा, गले की राहत एंड ठंडक को मिटा लिया जाए।
चलिए 44 पे आ जाइए। अपील, सीधा अपील लिखते पहले तो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा अपील कहाँ कहाँ है और किस किस प्रोविजन में अपन को अपील देखना है। एक तो हम देखेंगे 44, एक तो हम देखेंगे 46 और एक तो हम देखेंगे 47। 47 क्या बोलता है, अपील की टाइम बताया है कि अपील कब करना है। तो इस समय बताया है 60 दिन। कितना बताया, अमेंड हो गया 2023 में, 60 दिन आप अच्छे से याद रखना। ये बोल रहा अपील नहीं होगी, ना होने के बारे में बताया है कि जिन मामलों में अपील नहीं होती, तो ये 46 है। ये बोल रहा है अपील होगी, प्रथम अपील भी होगी और आपकी द्वितीय अपील भी होगी। प्रथम अपील में अगर मैं बोलूं कि किस किस को होने वाली है आपकी अपील, तो आपकी तो पूरी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। क्या क्या लिस्ट होनी चाहिए, आपका जो अपील है भू राजस्व के अधीन अपीली न्यायालय होना चाहिए आपका पूरा। अगर मैं बोलूं पूरा, अगर पूरा पूरा बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूँ पूरा, अगर मैं बता रहा हूँ एसडीओ साहब हैं आपके, आपके कलेक्टर साहब को भी होगी, आपके जिला सर्वेक्षण डीएसओ को भी होगी, आपके आयुक्त को भी होगी, कमिश्नर को भी होगी, आपके उप सर्वेक्षण को भी होगी, डिप्यूटी एसओ, है ना, उप सर्वेक्षण अधिकारी को भी होगी, मंडल बोर्ड को भी होगी, ठीक है, और किसको होगी, आयुक्त भू अभिलेख, आयुक्त भू अभिलेख, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा क्या बताया गया है, अपील बताया गया है। और सर्वोच्च अपीलनीय कौन है, आपका आयुक्त है। कौन है भैया, आपका मंडल है। तो आपको ये वाली चीज आपने याद देने योग्य वाली बात है। अब उप सर्वेक्षण के विरुद्ध अपील किसको होगी, जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे ये लिखा उप सर्वेक्षण की अर्जी, तो ये होगी सीधा डीएसओ को, जिला सर्वेक्षण को होगी इसकी अपील, ठीक है। कमिश्नर की अपील, कमिश्नर को अपील होगी किसकी, कलेक्टर वाले की, ठीक है। और कलेक्टर को जो अपील होगी वो एसडीओ वाले की होगी, संयुक्त सहायक, ये सब चीजें। बोर्ड को जो अपील होगी वो कमिश्नर वाले की होगी, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और जिला सर्वेक्षण अधिकारी की जो अपील होगी, डीएसओ की अपील होगी किसको होगी, एलआरसी, मतलब आपका लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को होगी। तो ये वाली चीज आपको इसमें आप पूरी पूरी देखने मिल जाएगी, ठीक है। और द्वितीय अपील को में मामले में सिर्फ अपन को दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको कमिश्नर ही लिखा है सीधा सीधा, और एक आपका बोर्ड लिखा है। तो द्वितीय अपील में कौन है, आपका कमिश्नर और बोर्ड ही है, और कोई आपका है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देने योग्य वाली बातें यहाँ पे है, ओके। चलिए, तो ये वाली चीज आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अपील नहीं होगी, इसमें पढ़ना है कि अपील नहीं होगी, अपील किन मामले में नहीं होगी, ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, 60 दिन, ये वाली चीजें आप लोग याद रख लेना। अब आगे इतना याद रहने वाली चीजें हैं, तो आप अकेला ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि डीएसओ की अपील होगी लैंड रेवेन्यू कमिश्नर को, बाकी तो आपको ये भी याद होगा, ये भी याद होगा, सब याद होंगे, ठीक है। चलो, अपील का ना होना, अपील का ना होना, एक तो जब ग्रहण कर लिया आवेदन, आवेदन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो अपील नहीं होगी। दूसरा, आवेदन नामंजूर कर लिया है, आवेदन क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया है, पुनर्विलोकन हो सकता है, अपील नहीं होगी लेकिन, ठीक है। आगे, आवेदन नामंजूर कर, स्टे का आवेदन, स्टे लगा दिया, उस पर भी अपील नहीं होगी। स्टे या तो आपका मंजूर या तो आपका नामंजूर, दो चीज़ों हो सकती हैं कि रुक जाओ, वेट चाहिए मुझे, पेंडिंग चलिए, तो अपील वैसे ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे, अंतरित स्वरूप है, अगर ट्रांसफरेबल एरिया भैया स्वरूप वगैरह है उसका, तो भी अपील नहीं हो पाएगी इस मामले में। और आपका नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति के संबंध में भी क्या नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती,
ठीक है, किसकी नियुक्ति? आपके पटवारी की और आपके किसके? आरआई की। आरआई आपको कहाँ है पढ़ने मिलेगा? 106 में। पटवारी आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा? 104 में। 104 पटवारी, 106 आरआई। सेक्शन सेक्शन ठीक है, ये वाली चीजें आप लोग क्या करना है यहाँ से याद रखना। अपील ग्रहण करेगा, अपील, पुनर्वलोकन या पटवारी की परिसीमा, ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। परिसीमा, यहाँ पे परिसीमा लिमिटेशन एक्ट ग्रहण कर सकता है, तो फिर क्या होगा? विद इन लिमिटेशन आओ आप, सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले, ठीक है, लिमिटेशन। चलिए अब 51 51 51 51 क्या बोल रहा है? 51 पे आ जाओ, डायरेक्ट ही 51 पे स्टार्ट करते हैं ना। इसका 44 का 3 याद रखना। ये 44 का जो 44 का जो 3 हम पढ़ रहे थे अभी अपील में, 44 का 3 याद रखना। ये बोल रहा पुनर्वलोकन की जो अपील होगी वो मूल आदेश की भांति होगी। पुनर्वलोकन की जो अपील होगी वो मूल आदेश की भांति होगी। ये वाली चीज आपका आ सकता है, इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है। पुनर्वलोकन की जो अपील होगी वो मूल आदेश की अपील की भांति होगी। तो ये वाली आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब आ गए रिवीजन पे। पुनरीक्षण ये दो तरीके से, एक तो आपके स्वप्रेरणा और आवेदन पे होता है, स्वप्रेरणा पे और या तो आवेदन पे होता है, ठीक है। स्वप्रेरणा पे आवेदन पे होता है। किसके द्वारा होता है? 3-4 लोग को नाम लिख लो भैया। किसके द्वारा होगा आपका? एक तो मंडल बोर्ड के द्वारा, एक तो आयुक्त भू अभिलेख, आयुक्त भू अभिलेख, एक तो आपका आयुक्त भू अभिलेख हो गया, एक तो आपका आयुक्त, ठीक है, और एक आपका कलेक्टर। इन सबके द्वारा रिवीजन है भैया। और एक आपका जिला सर्वेक्षण अधिकारी, DSO, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। और पुनरीक्षण भी कितने दिन में होना चाहिए आपका? 60 दिन। कितने दिन? 60 दिन। ये भी आपका 2023 के अमेंड से आया है, ठीक है। इतनी चीज आप याद रखना, मंडल, आयुक्त अभिलेख, आयुक्त, कलेक्टर, DSO, इन सबको क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। रिवीजन आपका कहाँ दिया है? सेक्शन 50 में, ठीक है। 51 पे आ जाइए, लास्ट है 51, इसके बाद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा क्या, फिर बहुत आगे चले जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं बाद में, है ना। चलिए, क्योंकि 56 तक तो आपका चैप्टर ही दिया है सीधा सीधा, ठीक है। 51 पढ़ते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट इतना खास है नहीं। ये आपका रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। पुनर्विलोकन 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 भैया कौन करेगा? ये आपके दो लोग करते हैं, एक तो आपका है मंडल और एक आपके हैं सभी RO, रेवेन्यू ऑफिसर। मंडल भी कर सकते हैं और सभी रेवेन्यू ऑफिसर भी कर सकते हैं। कितने हैं रेवेन्यू ऑफिसर? 15, ठीक है, याद रखना। ये कैसे करेंगे? ये भी आपका पुनर्वलोकन चलता है स्वप्रेरणा से या आवेदन पर। स्वप्रेरणा से आवेदन, आवेदन कितना? 60 दिन के भीतर भीतर आपको ये क्या करना है, चीज करनी है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। एक आपका 49 है, 49 देख लीजिए जरा। 49, इन दोनों के बीच में एक 49 सेक्शन है। 49 क्या बोलता है? 49 बोलता है कि अपील प्राधिकारी की शक्ति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? अपील प्राधिकारी की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो क्या पावर है? सुनवाई कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, नामंजूर कर सकता है, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। 49 अपील प्राधिकारी की शक्ति क्या करेगा? सुनवाई, ग्रहण, अतिरिक्त साक्ष्य और नामंजूर कर सकता है। क्या कर सकता है? वो नामंजूर भी कर सकता है।
क्या कर रहा है वो भैया, ना मंजूर भी कर सकता है, तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है। सुनवाई, ग्रहण, अतिरिक्त साक्ष्य, ना मंजूर, हाँ मुझे मंजूर है, अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ। एक और चीज बोली गई है 49 का 3 इंपोर्टेंट है, ये रिमांड के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रिमांड के बारे में बात कर रहा है कि यदि पुनरीक्षण प्रयोजन हेतु मामले के निपटाने के लिए अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। पुनरीक्षण में जो अपन रिवीजन कर रहे थे उसमें मामले के डिस्पोजन के लिए, मामले को निपटारे के लिए, मामले के निपटारे के लिए क्या अधीनस्थ आरओ को क्या नहीं करेगा? भेजेगा नहीं, प्रति प्रेषित नहीं करेगा, रिमांड नहीं देगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इसका अगला लेक्चर बहुत जल्द करेंगे। छत्तीसगढ़ एलआरसी ख़त्म करने का मेरा टारगेट है बहुत जल्द। तो आज हमारे 50 तक हो गए, कल हम फिर 50 तक ले आएंगे, परसों फिर 50, फिर 50, फिर 50, 4 दिन में आपका 50-50 खत्म 50। ओके, तो छत्तीसगढ़ की टेंशन एलआरसी की तो बिल्कुल मत लेना, और बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस इसकी अथॉरिटी, इसका डेट, इसका टाइम याद रखना बस, और इसी में आप भूलोगे। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए, काम आपका यहीं से हो जाएगा। ओके, इसी के साथ बने रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे चाहने के लिए। यदि आप लोग चाहते हो कि ऐसी वीडियो और लाऊं तो मैं आप बस सपोर्ट करते रहना। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं और आगे भी करूंगा। नमस्कार।